ये हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू ये वाला इक्वेशन, ये y इज इक्वल टू C1 को मैं माइनस एम नॉट बाई पी कॉस एक्स रूट अंडर पी बाई ई आई एंड प्लस C2 तो हमारा जीरो ही हो गया, तो ये पूरा जीरो ही हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है, और ये सिर्फ आ जाएगा एम नॉट बाई पी, राइट। नाउ पुटिंग okay, so now putting C1 is equal to m naught by p and C2 is equal to 0, इक्वेशन हमारा ये आ जाएगा। ओके सो डियर स्टूडेंट, अब हम स्ट्रेट वे C1 की वैल्यू माइनस एम नॉट बाई पी पुट कर रहे हैं और C2 की वैल्यू 0 जो आई है वो पुट कर रहे हैं, और साथ में एक एंड कंडीशन लगा रहे हैं, वो ये है कि अगर x इज इक्वल टू एल होगा तो यहाँ पे भी विच इज ए पॉइंट, तो y इज इक्वल टू 0 है यहाँ पे, तो वो भी हम कंडीशन एक साथ लगा देते हैं। तो C1 की ये वैल्यू, C2 की 0 और x इज इक्वल टू एल, देन y इज इक्वल टू 0 वैल्यू पुट करते हैं। तो ये इक्वेशन क्या होगा, ये वाला जो इक्वेशन है हमारा मेन स्टैंडर्ड इक्वेशन, ये वाला ये हो जाएगा y 0 ले लिया, C1 की वैल्यू माइनस एम नॉट बाई पी कॉस एक्स, तो चूंकि यहाँ पे x क्या है, l है, तो x को l ले लिया हमने, cos l रूट अंडर पी बाई ई आई, प्लस ये तो पूरा जीरो ही हो जाएगा क्योंकि x नहीं, ये x l हो जाएगा, राइट। यहाँ पे C2 चूंकि जीरो है, C2 क्या है हमारा, जीरो है, तो इस पूरे टर्म को क्या कर देगा, जीरो कर देगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, और ये एम नॉट बाई पी आ गया, राइट। यहां से अगर आप देखोगे एम नॉट बाई पी कॉमन लेके हटा देंगे तो ये हो जाएगा cos l रूट अंडर पी बाई ई आई, राइट, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1। नाउ cos थीटा इज इक्वल टू 1, सो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सो ये हो जाएगा l रूट अंडर पी बाई ई आई। अगर cos थीटा 1 है तो 1 कब होता है cos का, तो cos 1 तब होता है जैसे cos 0, cos 2 पाई, cos 4 पाई, cos 6 पाई। तो मैं इफ cos l रूट अंडर पी बाई ई आई इज इक्वल टू 1 है, तो l रूट अंडर पी आई ये क्या लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई एंड सो ऑन। सो यहां पे फिर से अगेन हम मिनिमम फिजिबल वैल्यू लेंगे, विच इज ऑब्वियसली 0 तो ले नहीं सकते, तो 2 पाई लेंगे। तो l रूट अंडर p बाई ई आई को अगर हम 2 पाई के बराबर लेते हैं तो हमारी जो p की वैल्यू आएगी वो थ्रेशोल्ड वैल्यू आएगी, और बेसिकली मिनिमम वैल्यू आएगी जिस पे ये बकल हो सकता है, उससे ज्यादा पे तो बकल हो गई। सो l रूट अंडर p बाई ई आई को अपने को 2 पाई से इक्वेट करना होगा, और यहां से बेसिकली ये स्क्वायर करेंगे तो l p बाई ई आई इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, एंड फ्रॉम हियर you will get p is equal to 4 pi square ei by l square. So this is the final Euler's formula for final and condition which is both and fixed. Now आपको मुझे ये बताना है कि both and fixed का जो डेरिवेशन है डियर स्टूडेंट, और यू कैन से कि यूलेरियन लोड निकालने का, यूलर्स बकलिंग लोड निकालने का ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड है ना, ये एक डेरिवेशन है, इसी पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल आया हुआ है जिसमें एग्जैक्टली वही करना होगा। द ओनली डिफरेंस इज कि वहां पे ई और आई वगैरह की वैल्यू दी हुई है, सो यू जस्ट हैव टू फाइंड पी इन द सिमिलर वे। सो इस वाले डेरिवेशन को आपको फोकस करना है क्योंकि इस पे एसएससी जेईई में एक सब्जेक्टिव आ चुका है जिसको अभी हम करेंगे, राइट। सो आई थिंक अगर हम इसको अंडरस्टैंड कर लिया आपने, तो ये 4 एंड कंडीशन है जो जिसमें हम यूलर्स बकलिंग फॉर्मूला डिराइव करते हैं, और ये चारों इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ नहीं दिया हुआ, सीधा कह रहा है यूलर्स बकलिंग फॉर्मूला डिराइव करो या यूलर्स फॉर्मूला डिराइव करो, तो आप बोथ एंड हिंज्ड के केस में जो इनिशियल फर्स्ट कंडीशन है उसमें आप डिराइव करके फाइनली रख सकते हो। बाकी के सारे कंडीशंस लिखने की जरूरत नहीं है, अगर लिखना है तो बोथ एंड हिंज्ड में डिराइव कर दो, और बाकी के लिए एंड कंडीशन में जो इक्विवेलेंट लेंथ और एक्चुअल लेंथ का रिलेशन आपको याद रहता है वो आप उसमें पुट करके बाकी के लिए एज इट इज स्ट्रेट वे लिख सकते हो। तो सब में डिराइव करने की जरूरत नहीं है, किसी एक केस में डिराइव किया और बाकी के लिए एंड कंडीशंस लगा दी।
एंड कंडीशन में जो इक्विवेलेंट लेंथ और एक्चुअल लेंथ में रिलेशन है उसको हमने यूज कर लिया। तो ऐसा भी कर सकते हैं, बट अगर इंडिविजुअली मेंशन करके क्वेश्चन आता है कि बोथ हैंड फिक्स्ड के केस में डेराइव करो या वन हैंड फिक्स्ड एंड अदर इज हिंज्ड के केस में डेराइव करो, तो ये 4 डेरिवेशन में आपको कमांड करना होगा। एंड इसमें अगर आप देखोगे तो वन एंड फिक्स्ड एंड अदर इज हिंज्ड, इस वाले कंडीशन में थोड़ा सा आपको कहीं कहीं पे स्पेशल कुछ याद करना है, मतलब उस स्टेप को पर्टिकुलरली आपको याद करना है कि हाँ वहां पे वही लिखना है। अदरवाइज बाकी सब में अगर आप देखोगे तो चीजें इजीली डेरिवेबल है, सो आप इजीली इसको डेराइव कर सकते हो, राइट। ओके सो डियर स्टूडेंट, एक एसएससी जेई में एक क्वेश्चन आया हुआ है जो बेसिकली बोथ एंड फिक्स्ड जो अभी हमने डेराइव किया है इसी पे बेस्ड बेसिकली क्वेश्चन है, लेकिन उसमें ये डेराइव करने के लिए नहीं बोला, बल्कि इसमें क्वेश्चन कह रहा है अ स्टील रॉड 5 मीटर लॉन्ग एंड ऑफ 3 सेंटीमीटर डायमीटर इज यूज्ड एज अ कॉलम, राइट, विद बोथ एंड फिक्स्ड, राइट। Determine the crippling load by writing the differential equation। मतलब फिर से मैं एक बार पढ़ रहा हूं, a steel rod 5 meter long and of 3 centimeter diameter is used as a column with both ends fixed। Determine the crippling load by writing the differential equation। राइटिंग द डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब है यही वाला, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, इसको राइट करके और फिर आपको क्रिपलिंग लोड निकालना है P। मींस अल्टीमेटली आपको यही करना है, लेकिन इसमें न्यूमेरिक वैल्यू दी हुई है, इसमें डेटा दिया हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है डियर स्टूडेंट। अगर आप देखोगे आपके क्वेश्चन में यहाँ पे ये एसएससी जेई में आया हुआ है, इसमें अगर आप देखोगे तो एक स्टील रॉड जिसमें लेंथ जिसकी क्या दे दी है 5 मीटर और डायमीटर d क्या दे दिया है 3 सेंटीमीटर और उसका यंग्स मॉडुलस दे दिया है 2 × 10⁶ kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको सबसे पहले क्या करना होगा, L तो 5 मीटर हो गया, डाया 3 सेंटीमीटर है, तो सबसे पहले आपको I निकालना होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, π/64 d4। सो π/64 चूंकि सर्कुलर सेक्शन होगा सर्कुलर रॉड का, तो π/64 d4, d चूंकि 3 सेंटीमीटर है उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.03 का होल 4, ये मीटर 4, ये आ जाएगा I। सो I आपने निकाल लिया, क्योंकि इस पूरे डेरिवेशन में आपको क्या चाहिए, देखो P तो चलो अननोन है जो निकालना है, इसके अलावा अगर आप देखोगे अल्टीमेटली तो आपको चाहिए बेसिकली I चाहिए और L चाहिए। तो L तो आपका ऑलरेडी दिया हुआ है, आपने I निकाल लिया, राइट। और E ऑलरेडी दिया हुआ है, E को भी थोड़ा सा रीअरेंज करना होगा। E को अगर आप E = 2 × 10⁶ kg को न्यूटन बनाएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और अपॉन ये हो जाएगा न्यूटन और अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻1 सेंटीमीटर इज 10⁻⁻2 मीटर, सो 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, राइट डियर स्टूडेंट। सो ये अगर आप इसको देखोगे तो ओके, सो डियर स्टूडेंट यहाँ पे 10⁻4 मीटर स्क्वायर होगा और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 2 × 10⁶ और ये 7 और 7 और 4 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो आपको लेना होगा E की वैल्यू, राइट। सो E आपने रीअरेंज कर लिया। तो अब आपको सबसे पहले डायग्राम ऐसे ही बनाना है, ये डायग्राम ऐसे ही बनाना है, सब कुछ यहां से x डिस्टेंस पे y लेना है, सिर्फ लेंथ की जगह आपको 5 मीटर दिखा देना, लेंथ की जगह 5 मीटर दिखाना है। अगेन यहाँ पे फिर से MO रिस्ट्रेनिंग मोमेंट हो जाएगा, जो बोथ हैंड पे होगा वो आपको एज इट इज एज्यूम करना होगा, A और B मानना होगा और P दिखाना होगा, P आपका अननोन है ये। तो सबसे पहले अगेन ये काम करना है, BM एट x सेक्शन क्या होगा, EI d2y/dx2 = m0 - py। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, ये अभी EI को EI ही रहने देना है। जब ये फाइनल इस इक्वेशन में आ गया, ये वाला इक्वेशन,
तब आपको EI की वैल्यू पुट करनी है। सो नेक्स्ट स्टेप भी सेम होगा। नाउ इस स्टेप में d2i/dx2 प्लस p/ei, p को p रहने देना और EI, ये E और I का जो प्रोडक्ट होगा वो यहाँ पे वैल्यू जो भी बनेगी वो पुट कर देना। y इज इक्वल टू m0 फिर से EI की वैल्यू जो बनेगी वो पुट कर देना। नाउ इसका जो पूरे इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा वो c1 cos x, फिर से यहाँ पे p अपॉन EI, तो यहाँ पे रूट p रहेगा, रूट EI की वैल्यू नीचे आ जाएगी रूट p अपॉन में, राइट। मतलब कहने का ये मतलब है कि जो न्यूमेरिक वैल्यू दी हुई है उसको आपको न्यूमेरिकली यहाँ पे पुट कर देना है, तो आपका इक्वेशन अ बिट सिंप्लीफाई हो जाएगा, दैट्स ऑल। थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा और प्रोसीड आपको एज इट इज करना है। c2 sin x फिर से रूट p, EI को सॉल्व करके जो आएगा वो नीचे आ जाएगा न्यूमेरिक वैल्यू, m0/p को एज इट इज रहने देना। बाकी सारा काम सेम होगा, सब कुछ सेम होगा। फिर से यहाँ पे जहां जहां पे EI है वो EI की कुछ वैल्यू आ जाएगी, सब कुछ सेम पुट करना है, राइट। c2 आपका ये सेम 0 आएगा, c1 इज इक्वल टू m0/p, c2 0। यहाँ पे x इज इक्वल टू जो L लिया है ना, अब यहाँ पे x इज इक्वल टू L की जगह 5 मीटर लिखना है, x इज इक्वल टू 5 मीटर, तो y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे L की जगह 5, EI की वैल्यू ले लेनी है, m0 को m0 रहने देना, p को p रहने देना। यहाँ पे फिर से cos L 5 आ जाएगा रूट अंडर p, EI की कुछ वैल्यू आएगी इज इक्वल टू 1, तो फिर से 5 रूट अंडर p/EI ये 2π के बराबर हो जाएगा और इससे फाइनली जो p आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा न्यूटन में। सो दिस इज एग्जैक्टली रेप्लिका ऑफ दिस डेरिवेशन। द ओनली थिंग विच यू हैव टू डू something different is you have to use your numeric value wherever required, like EI, like the L, बस यही तो दिया हुआ है तो इसको यूज करना, और डिटो यही डेरिवेशन होगा। so this is very important derivation not only for कि आपके SSC JEE में ऑलरेडी आ चुका है क्वेश्चन, बल्कि वैसे भी बोथ एंड फिक्स के केस में सबसे स्ट्रांग होता है कॉलम, तो इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये पूरा जो डेरिवेशन और SSC JEE में ये जो आया हुआ क्वेश्चन है ये आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। ओके, सो डियर स्टूडेंट, नाउ रैंकाइन यूलर फॉर्मूला करने के बाद, यूलर्स कॉलम थ्योरी को अंडरस्टैंड करने के बाद अब हम नेक्स्ट पे स्विच कर रहे हैं, विच इज रैंकाइन फॉर्मूला। आपको पहले से ऑलरेडी बताया हुआ है कि जो यूलर फॉर्मूला है उसकी अपनी एक लिमिटेशन है कि ये सिर्फ लॉन्ग कॉलम के लिए एप्लीकेबल है, और अगर आप इसको शॉर्ट कॉलम के लिए अप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली आपका जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट नहीं आएगा। तो उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने बेसिकली वर्क किया और बहुत सारे ऐसे इंपेरिकल अप्रोच अलग अलग साइंटिस्ट ने लिया, जिसमें से रैंकाइन का जो इंपेरिकल अप्रोच है, इंपेरिकल फार्मूला, वो इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो आपके सिलेबस में भी है और इस पे क्वेश्चंस वगैरह आते हैं। तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि ये जो रैंकाइन का फार्मूला है ये ऑब्वियसली शॉर्ट के लिए ज़्यादातर यूज होता है, लेकिन ये लॉन्ग के लिए भी एप्लीकेबल है। सो रैंकाइन फार्मूला इज इक्वली वैलिड फॉर लॉन्ग एंड शॉर्ट, ऑल्दो लॉन्ग के लिए आपके पास यूलर का फॉर्मूला ऑलरेडी है। सो सबसे पहले ये याद रखना, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है कि जो रैंकाइन का फॉर्मूला है ये किसके लिए वैलिड है। सो इट इज वैलिड फॉर शॉर्ट कॉलम एज वेल एज लॉन्ग कॉलम, ये याद रखना। और रैंकाइन का फॉर्मूला इंपीरिकल है, वेरेज आपका जो यूलर का फॉर्मूला है वो मैथमेटिकल है। सो यूलर के काफी बाद में रैंकाइन ने दिया, क्योंकि यूलर के फॉर्मूले की अपनी एक लिमिटेशन है, वो शॉर्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो देखो डियर स्टूडेंट, रैंकाइन ने बहुत स्मार्टली एक फॉर्मूला दिया और वो बहुत ही मतलब आप अगर देखोगे मैथमेटिकली जो उसने जो फॉर्मूला दिया वो बहुत ही इजीली रियलाइजेबल है। और रैंकाइन ने क्या बोला, रैंकाइन ने फॉर्मूला दिया आफ्टर लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट कि 1/PE is equal to 1 not PE, 1/PR is equal to 1/PE 1/PC plus 1/PE, ये फॉर्मूला दिया डियर स्टूडेंट। अगर इसमें देखोगे PR क्या है, रैंकाइन लोड, मींस जिस लोड पे बेसिकली कॉलम बकल हो जाएगा। C क्या है, क्रशिंग लोड, और E क्या है, यूलेरियन लोड। अगर मैं यहां पे मेंशन करूं तो PR क्या है, रैंकाइन लोड, रैंकाइन लोड, राइट। पीसी क्या है, पीसी क्या है, क्रशिंग लोड। आपको पता है कि शॉर्ट कॉलम का जो फेलियर होता है वो क्रशिंग की वजह से होता है, तो
तो क्रशिंग लोड है, राइट। और पीई क्या है, यूलेरियन लोड। पीई क्या है, यूलेरियन लोड है, राइट। तो ये चीज आपको याद रखना है। और देखो ये कैसे रैंकाइन ने ये फॉर्मूला कैसे डिवाइस किया, मतलब लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट के बाद रैंकाइन ने ये फॉर्मूला कैसे इसको डिवाइस किया, या यूं कह सकते हो इसको रियलाइज किया, और ये कैसे वैलिड है लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए। तो देखो फॉर लॉन्ग कॉलम, यू नो कि लॉन्ग कॉलम का जो लॉन्ग कॉलम फेल होता है बकल से। क्यों होता है बकलिंग से फेल, मतलब बकलिंग से फेल क्यों होता है, क्योंकि उसकी जो क्रशिंग लोड है ना, वो क्रशिंग जो लोड है वो बहुत ज्यादा होता है। तो क्रशिंग लोड ज्यादा होता है, तो जब आप लोड लगाते हो तो उसकी जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा होती है, तो बकलिंग लोड पहले मीट हो जाती है, इसलिए वो बकल हो जाता है। तो अगर आप फॉर लॉन्ग कॉलम बोलो, फॉर लॉन्ग कॉलम, तो पीसी इज वेरी हाई, पीसी इज वेरी हाई, राइट। क्रशिंग बेसिकली बहुत ज्यादा होगा, सो देयरफॉर 1/पीसी क्या हो जाएगा, 1/पीसी बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि लार्जर वैल्यू का रेसिप्रोकल बहुत कम हो जाएगा। तो इस टर्म को नेग्लेक्ट कर सकते हो, 1/पीसी को अगर आप नेग्लेक्ट कर सकते हो लॉन्ग कॉलम के लिए, सो देयरफॉर 1/पीआर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/पीई। और यहां पे आप कह सकते हो पीआर विच इज रैंकाइन लोड इज इक्वल टू पीई विच इज यूलेरियन लोड। मतलब उसने यूलर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी। यूलर ने जो बताया कि लॉन्ग कॉलम के लिए मेरा फॉर्मूला एप्लीकेबल है, तो उसने रैंकाइन ने ये जो एक इंपेरिकल फॉर्मूला दिया 1/पीआर इज इक्वल टू 1/पीसी प्लस 1/पी, इससे साफ क्लियर है कि लॉन्ग कॉलम के लिए पीसी की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, लॉन्ग कॉलम के लिए पीसी की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि बकलिंग लोड, बकलिंग की वजह से वो फेल होता है, क्रशिंग ज्यादा होता है उसका। तो 1/पीसी बहुत कम होगा, तो इस यहाँ पे हम इसको नेग्लेक्ट करेंगे तो 1/पीआर इज इक्वल टू 1/पी, सो पीआर इज इक्वल टू पी। मतलब जो रैंकाइन का लोड आया वो यूलेरियन लोड के बराबर ही है, मतलब यूलर और रैंकाइन इस केस में, मतलब लॉन्ग कॉलम के लिए सेम है। बट इन केस ऑफ शॉर्ट कॉलम, देखो शॉर्ट कॉलम के लिए क्या होगा, यू नो शॉर्ट कॉलम का जो फेलियर होता है वो क्रशिंग की वजह से होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसका जो यूलर या बकलिंग लोड है, या यूलर लोड यहां पे जो हम कह रहे हैं, तो वो बेसिकली क्या होता है, वो बहुत ज्यादा होता है। सो इन केस ऑफ शॉर्ट कॉलम, पीई जो यूलेरियन लोड है ये बहुत ज्यादा होगा, राइट, बहुत ज्यादा होगा। सो देयरफॉर 1/पी क्या हो जाएगा, 1/पी बहुत कम हो जाएगा। सो यहां पे हम 1/पी को नेग्लेक्ट करेंगे तो 1/पीआर इज इक्वल टू 1/पीसी हो जाएगा। सो देयरफॉर 1/पी कैन बी नेग्लेक्टेड, राइट, कैन बी नेग्लेक्टेड। तो अगर हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो हमारा जो रैंकाइन ने जो फॉर्मूला दिया इंपेरिकल, वो हो जाएगा 1/पीआर इज इक्वल टू 1/पीसी, और यहां से क्लियर है कि पीआर इज इक्वल टू क्या है, पीसी। मतलब आप कह सकते हो कि जो रैंकाइन का फॉर्मूला, जो रैंकाइन लोड है, बकलिंग रैंकाइन का जो बेसिकली क्रिटिकल लोड है वो क्रशिंग लोड के बराबर हो जाएगा, और ऑब्वियसली शॉर्ट कॉलम में क्रशिंग लोड से ही तो फेल होता है। सो कुल मिला के अगर आप देखोगे तो रैंकाइन ने बहुत स्मार्टली ये फॉर्मूला एक डेवलप किया, और इसी फॉर्मूला को फर्दर आगे हम थोड़ा सा रीराइट करके एक इसी का एक स्टैंडर्ड जो यूजेबल फॉर्मूला है, जिस फॉर्म में हम जनरली इस फॉर्मूले को यूज करते हैं, ये रॉ फॉर्म है जो समझने के लिए जरूरी है, और इसी को हम आगे फिर फर्दर प्रोसीड करते हैं, थोड़ा सा इसको फॉर्मेटाइज करते हैं, तो हमें बेसिकली रैंकाइन लोड मिल जाएगा, जो कि लॉन्ग और शॉर्ट दोनों टाइप के कॉलम के लिए एप्लीकेबल होता है डियर स्टूडेंट। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि रैंकाइन फॉर्मूला इज यूज्ड फॉर और वैलिड फॉर, is used for short as well as long column, short as well as long column. This is very important, ये कई बार आया हुआ है, क्योंकि सबको पता होता है कि यूलर फॉर्मूला तो लॉन्ग के लिए एप्लीकेबल होता है, बट तो फिर ये शॉर्ट के लिए होगा, बट नो, दिस इज वाइडली यूज्ड फॉर शॉर्ट, बट डजंट मीन दैट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर शॉर्ट कॉलम. Long column. It is equally valid for long column, but yes, we already have one beautiful Euler formula for long column. That's why we always prefer Euler formula for long column. But we have both facility
इन दिस रैंकाइन फॉर्मूला, जो कि मैथमेटिकली यहां पे आपको क्लियर हो गया होगा, जो रैंकाइन ने जिस अपने स्मार्टनेस से ये फॉर्मूला दिया। नाउ इसको हम आगे प्रोसीड करते हैं, राइट। ओके, सो डियर स्टूडेंट, नाउ रैंकाइन फॉर्मूला जो कि 1/PR इज इक्वल टू 1/PC प्लस 1/PE है, इसको अगर आप चूंकि ये वैलिड है, और कैसे वैलिड है लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए, ये आपने अंडरस्टैंड कर लिया। अब इसको हम रीराइट कर रहे हैं, तो यहां से PR क्या हो जाएगा, अगर LCM लेंगे तो PC और ऊपर आएगा PE प्लस PC, सो PE प्लस PC बाई PC इंटू PE, ये आएगा 1/PR, तो PR क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, विच इज PC इंटू PE बाई PC प्लस PE। नाउ PR रैंकाइन लोड PR इज इक्वल टू PC, यहां पे हम क्या कर रहे हैं, PE से डिवाइड कर रहे हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय PE, यूलेरियन लोड से डिवाइड कर दिया, तो ये ऊपर न्यूमरेटर में PC हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 1 प्लस PC बाई PE। नाउ PC इज व्हाट, क्रशिंग लोड, सो इसको मैं क्रशिंग स्ट्रेस इंटू एरिया लिख सकता हूं, क्रशिंग स्ट्रेस इंटू एरिया लिख सकता हूं 1 अपॉन ये PC को फिर से सिग्मा C इंटू ए, क्रशिंग स्ट्रेस इंटू एरिया लिख सकता हूं, PE यूलेरियन लोड है तो पाई स्क्वायर EI बाई कैपिटल L स्क्वायर विच इज इफेक्टिव लेंथ का स्क्वायर लिख दिया। नाउ सिग्मा C इंटू ए 1 प्लस, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं डियर स्टूडेंट, सिग्मा C इंटू ए, इसको एक साथ रखा, और ये पाई स्क्वायर ई कांस्टेंट है, तो ये पूरे को एक साथ रख लिया, किस किस को, सिग्मा C इंटू ए। सिग्मा C क्या है, क्रशिंग स्ट्रेंथ है, जो किसी एक मटेरियल के लिए, गिवन मटेरियल के लिए फिक्स होता है, ठीक है, जैसे माइल्ड स्टील के लिए 350 होता है, 350 न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो यहाँ पे बेसिकली सिग्मा C इंटू ए बाई पाई स्क्वायर ई, और L को ऊपर ले लिया L स्क्वायर, और I ऑलवेज क्या होता है, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलवेज क्या होता है, एरिया इंटू रेडियस ऑफ जनरेशन का स्क्वायर, तो वो यूज कर लिया, I की जगह A के स्क्वायर यूज कर लिया, A से A कैंसिल हो जाएगा, सो नाउ इट विल बिकम सिग्मा C इंटू ए 1 प्लस ये सिग्मा C इंटू ए बाई पाई स्क्वायर, इस पूरे टर्म को अगर आप गौर से देखोगे, सो फॉर अ गिवन मटीरियल इट इज ऑलवेज कांस्टेंट, तो इसको रैंकाइन ने अपना एक कांस्टेंट नाम दे दिया, विच इज स्मॉल a, रैंकाइन कांस्टेंट। सो ऑलवेज रिमेंबर रैंकाइन कांस्टेंट विच इज स्मॉल a, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू सिग्मा C इंटू ए बाई पाई स्क्वायर ई, मतलब क्रशिंग स्ट्रेस इंटू एरिया अपॉन पाई स्क्वायर इंटू यंग्स मॉडुलस। सो इसको a का नाम दे दिया, और L बाई के का होल स्क्वायर हो जाएगा, एंड यू नो इफेक्टिव लेंथ बाई रेडियस ऑफ जेरेशन, लिस्ट रेडियस ऑफ जेरेशन, इसको हम बोलते हैं सिलेंडरनेस रेशियो। तो यहां पे लेमडा क्या है, सिलेंडरनेस रेशियो, सिलेंडरनेस रेशियो, सिलेंडरनेस रेशियो। सो ये ऑलरेडी हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं, जिसको लेमडा से बोलते हैं। सो नाउ योर फाइनल यूजेबल फॉर्मेट ऑफ रैंकाइन फॉर्मूला इज PR इज इक्वल टू सिग्मा C इंटू ए by 1 plus a into lambda square, or where a is Rankine constant, obviously it is sigma C into a by pi square e, sigma C not into a, क्योंकि a से तो a कैंसिल हो जाएगा, ओनली सिग्मा C बाई पाई स्क्वायर ई, ये बेसिकली a होगा, और इंटू लेमडा। अच्छा, a की वैल्यू, रैंकाइन कांस्टेंट की वैल्यू 1/7500 है, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, बिकॉज अगर आप देखोगे ऊपर स्ट्रेस है नीचे यंग्स मॉडुलस है, तो यूनिट वाइज कैंसिल हो जाएगा, पाई स्क्वायर की कोई यूनिट नहीं होगी। सो 1 ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, 1/7500 होता है MS के लिए, माइल्ड स्टील के लिए, और 1/1600 होता है कास्ट आयरन के लिए, मीन्स ये गिवन मटेरियल के लिए फिक्स होता है। सो ये वैल्यू दी रहती है जनरली क्वेश्चन में, और इस तरीके से आप रैंकाइन फॉर्मूला से यूज करके आप रैंकाइन बकलिंग लोड या क्रिपलिंग लोड और क्रिटिकल लोड निकाल सकते हो। ऑब्वियसली एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है, अगर आप इस फैक्टर ऑफ सेफ्टी को इससे डिवाइड कर, इसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर दोगे तो आपको वर्किंग लोड आ जाएगा, राइट। सो वर्किंग लोड हमेशा क्या होगा, मैक्सिमम अलाउएबल लोड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी।
तो मैक्सिमम अलाउबल लोड ऑलवेज रैंकाइन लोड होगा या यूलर के केस में यूलर लोड होगा, क्योंकि ये अल्टीमेट लोड है, इससे ज्यादा लोड लगाओगे तो बकल कर जाएगा। तो सेफ रहने के लिए सेफ वर्किंग लोड हमेशा क्या होगा, अल्टीमेट लोड और यू कैन से यूलेरियन और रैंकाइन लोड डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो कई बार हम इसको न्यूमेरिकल में यूज करते हैं। तो ये रैंकाइन फॉर्मूला है और इस पे बेस्ड भी आप क्वेश्चंस कर सकते हो, राइट। सो दिस इज योर दीज टू लाइक यूलर एंड रैंकाइन फॉर्मूला बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगेन रैंकाइन का जो इंपेरिकल फॉर्मूला है, उसके बाद जॉनसन ने एक स्ट्रेट लाइन फॉर्मूला दिया और एक पैराबोलिक फॉर्मूला दिया, ये भी है। और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो इस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल है ना, वो एसएससी जेई में आया हुआ है, हम इसको हिट करते हैं, राइट। ओके, सो डियर स्टूडेंट, नाउ जो हमारा फाइनल सेक्शन है कि आज के वीडियो में हमें यूलर और रैंकाइन का जो थ्योरम है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इन दोनों के फॉर्मूले पे बेस्ड प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है ना, उसको हमें टेकअप करना है। तो आपके लिए मैं लेके आया हूं एसएससी जेई में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया हुआ है। और इसके अलावा आप देखोगे तो ये एएमआई सेक्शन बी मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में भी पूछा हुआ है। तो इसी न्यूमेरिकल को हम करते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है अ सॉलिड स्टील कॉलम एंड अ हॉलो स्टील कॉलम both have the same length and same cross sectional area, right, and are fixed at the ends, full stop. If the internal diameter of hollow column is 2/3 of its internal diameter, find the ratio of buckling strength of solid steel column to that of hollow steel column. फिर से मैं एक बार आपके लिए क्विकली इसको रीड आउट कर रहा हूं। A solid steel column and a hollow steel column both have the same length and same cross sectional area and are fixed at the ends. If the internal diameter of hollow steel column is 2/3 of its external diameter, find the ratio of buckling strength of solid steel column to that of hollow steel column. अगर आप इस पूरे क्वेश्चन में देखोगे तो ये कंपेयर करने के लिए बोला है, hollow steel column और solid steel column के स्ट्रेंथ को कंपेयर करने के लिए बोला है डियर स्टूडेंट। सो लेट्स सी, आपको यहाँ पे ये भी मिलेगा कि इस कंडीशन में hollow steel column स्ट्रॉन्ग है या सॉलिड स्टील कॉलम स्ट्रॉन्ग है, ये भी पता चल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का अगर आप सॉल्यूशन देखोगे डियर स्टूडेंट, तो सबसे पहले गिवन डेटा क्या है, गिवन डेटा क्या है, इसमें दिया हुआ है कि हॉलो स्टील कॉलम है और सॉलिड स्टील कॉलम है, बोथ सेम लेंथ, मतलब लेंथ ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ हॉलो, राइट, लेंथ ऑफ हॉलो LH। S स्टैंड्स फॉर सॉलिड और H फॉर हॉलो। मैं लिख देता हूं, S क्या है हमारा, सॉलिड के लिए हमने यूज करा और H यूज किया है हॉलो के लिए, और ऑब्वियसली स्टील का मटेरियल है। सो दोनों की लेंथ सेम है, कह रहा है सेम लेंथ एंड सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया। सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू एरिया ऑफ हॉलो, ये भी दिया हुआ गिवन डेटा में, राइट। देन कह रहा है कि आर फिक्स्ड एट एंड्स, बोथ फिक्स्ड एट एंड्स मतलब बोथ एंड फिक्स्ड कंडीशन है, बोथ एंड्स फिक्स्ड कंडीशन है डियर स्टूडेंट, दोनों में, सॉलिड में भी हॉलो में भी, राइट। इफ द इंटरनल डायमीटर ऑफ हॉलो कॉलम इज 2/3 ऑफ इट्स एक्सटर्नल डायमीटर, देखो यहां पे जो इंटरनल डायमीटर है हॉलो का, डी हॉलो इज इक्वल टू 2/3 ऑफ एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ डी हॉलो, राइट, ये दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है। जो इंटरनल डायमीटर ऑफ हॉलो कॉलम है, उसका जो डायमीटर है इंटरनल डायमीटर, वो 2/3 ऑफ इट्स एक्सटर्नल डायमीटर, ये हमने मेंशन कर दिया। इंटरनल डायमीटर को स्मॉल डी से यूज किया, तो स्मॉल डी हॉलो इज इक्वल टू 2/3 ऑफ एक्सटर्नल डायमीटर को कैपिटल डी से डिनोट किया, कैपिटल डी हॉलो। कह रहा फाइंड द रेशियो ऑफ बकलिंग स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड स्टील कॉलम, मतलब बकलिंग स्ट्रेंथ मतलब P ऑफ सॉलिड बाय P ऑफ हॉलो, P ऑफ हॉलो, सॉलिड स्टील कॉलम टू दैट ऑफ हॉलो स्टील कॉलम, ये कंपेयर करना, मतलब इन दोनों का रेशियो फाइंड करना है। तो बहुत आसान है डियर स्टूडेंट, कैसे फाइंड कर सकते हैं, आपको पता है कि
आपको पता है कि इसमें PS बाई PH, सो ये आपको पता फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, PS बाई PH निकालना है आपको। सो ये क्या होता है, बोथ हैंड फिक्स्ड के केस में क्या होता है 4 पाई स्क्वायर E, चूंकि दोनों का सेम मटेरियल है तो 4 पाई स्क्वायर E I सॉलिड हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर EI बाई L स्क्वायर, मतलब LS स्क्वायर, राइट, अपॉन ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर EI हॉलो बाई L हॉलो होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने यूज कर दिया, 4 पाई स्क्वायर EI बाई L स्क्वायर। यहां से 4 पाई स्क्वायर E 4 पाई स्क्वायर E कैंसिल होगा, E कॉमन है क्योंकि सेम मटेरियल है, तो E ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू E ऑफ हॉलो इज इक्वल टू E है, राइट, स्टील का ही मटेरियल है, राइट। सो यहां पे ये फिर क्या हो जाएगा, I सॉलिड बाई लेंथ ऑफ सॉलिड का होल स्क्वायर इंटू लेंथ ऑफ हॉलो का होल स्क्वायर बाय I हॉलो। तो यहां पे आप लिख सकते हो I सॉलिड बाय I हॉलो इंटू लेंथ ऑफ हॉलो बाय लेंथ ऑफ सॉलिड का होल स्क्वायर। चूंकि लेंथ भी सेम है तो ये भी 1 हो जाएगा। तो ये बेसिकली इसके बकलिंग स्ट्रेंथ का रेशियो अगर आप देखोगे तो इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के रेशियो के बराबर हो गया। मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया I सॉलिड अपॉन I हॉलो। अच्छा, सॉलिड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्शन क्या होगा, तो चूंकि सॉलिड सर्कुलर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा पाई बाय 64 डी सॉलिड का होल 4, पाई बाय 64 D4, राइट। और हॉलो का क्या होता है, पाई बाय 64 आउटर डाया होल 4 माइनस इनर डाया होल 4, ये हो जाएगा, राइट, पाई बाय 64। यहां से पाई बाय 64 पाई बाय 64 भी कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनली जो ये रेशियो आया वो D सॉलिड होल 4 बाय D हॉलो होल 4 माइनस D हॉलो होल 4 आ जाएगा। यहां पे थोड़ा सा आपको ये देखना होगा कि चूंकि एरिया इक्वल दिया हुआ है, एरिया इक्वल दिया हुआ है, राइट, तो एरिया इक्वल दिया हुआ तो एरिया ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, पाई बाय 4 डी सॉलिड का स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया हॉलो क्या होगा, पाई बाय 4 कैपिटल डी हॉलो स्क्वायर माइनस स्मॉल डी हॉलो स्क्वायर, यही होगा। अगर हॉलो सॉलिड शाफ्ट है तो हॉलो अगर कॉलम है तो पाई बाय 4 कैंसिल। तो जो एरिया इक्वल दिया हुआ है इससे आप ये भी डिराइव कर सकते हो कि सॉलिड के डाया का स्क्वायर इज इक्वल टू डी हॉलो का होल स्क्वायर माइनस डी हॉलो का होल स्क्वायर। ये रिलेशन हम यहां पे यूज कर सकते हैं। कैसे, इसको हम लिख सकते हैं डी सॉलिड का होल 4 अपॉन ये लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को डी हॉलो स्क्वायर प्लस डी हॉलो स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो जाएगा डी हॉलो स्क्वायर माइनस डी हॉलो स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। A4 माइनस B4 तो ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ऐसा इसलिए किया क्योंकि डी हॉलो स्क्वायर माइनस डी हॉलो स्क्वायर इज डी सॉलिड स्क्वायर, तो इससे हम डी सॉलिड स्क्वायर टाइम्स कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि ये वाला ये ऑलरेडी डी सॉलिड स्क्वायर है और ये डी सॉलिड होल 4 है। इसको हम डी सॉलिड का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहां पे डी सॉलिड होल 4 है तो यहां से ये डी सॉलिड स्क्वायर टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। सो नाउ द रेशियो विल बिकम इन अ मोर सिंप्लीफाइड वे डी सॉलिड का होल स्क्वायर बाय डी हॉलो स्क्वायर प्लस स्मॉल डी हॉलो स्क्वायर, ये आया डियर स्टूडेंट। अब यहां से आपको डी सॉलिड का स्क्वायर, डी सॉलिड के स्क्वायर को मैं ऊपर ये लिख लेता हूं डी हॉलो स्क्वायर, क्योंकि हमें बेसिकली इसको कैंसल आउट करके एक न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए। तो यहां पे हम स्मॉल डी हॉलो स्क्वायर माइनस कैपिटल डी हॉलो स्क्वायर माइनस स्मॉल डी हॉलो स्क्वायर बाई यहां पे डी हॉलो स्क्वायर कैपिटल प्लस स्मॉल डी हॉलो स्क्वायर लिख दिया। यहां पे अगर हम कैपिटल स्मॉल डी एच अगर हम यहां पे हम कॉमन ले लेते हैं डी कैपिटल डी हॉलो स्क्वायर कॉमन ले लेंगे
तो डियर स्टूडेंट ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस डी हॉलो बाई डी सॉलिड, नॉट कैपिटल, यहाँ हो जाएगा कैपिटल डी हॉलो स्क्वायर अगर कॉमन ले लेंगे, अपॉन अगर यहाँ पे भी हम कैपिटल डी हॉलो कॉमन स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ऊपर और नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 प्लस स्मॉल डी हॉलो बाई कैपिटल डी हॉलो का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा फाइनली। और आपको ये ऑलरेडी पता है कि डी हॉलो बाई कैपिटल डी हॉलो, स्मॉल डी हॉलो बाई कैपिटल डी हॉलो दैट इज 2/3। तो अब हम इसको पुट कर सकते हैं 1 माइनस 2/3 का स्क्वायर बाई 1 प्लस 2/3 का स्क्वायर, एंड इट विल बिकम 1 माइनस 4/9 और ये हो जाएगा 1 प्लस 4/9। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5/9 और ये 9 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 13, ये 9 से 9 कैंसल, सो फाइनली इट विल बिकम 5/13। अगर मैं आपको बताऊं तो ये आपका आ गया कि सॉलिड का स्ट्रेंथ बाय हॉलो का स्ट्रेंथ दैट इज बकलिंग में दैट इज 5/13। यहां से क्लियर है कि अगर हम हॉलो बाय सॉलिड करेंगे तो इट इज 13/5, 2.6 आएगा, राइट। तो यहां से क्लियर है कि जो हॉलो का स्ट्रेंथ है ना, एक तो ये आंसर हो गया, राइट, एक तो आपके लिए तो ये आंसर हो गया, बट यहां से एक फाइंडिंग है, एक ऑब्जर्वेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हॉलो होगा ना ये ऑलवेज ग्रेटर होगा सॉलिड से, क्योंकि ये 2.6 टाइम्स हो रहा है। देखो पी हॉलो 2.6 टाइम्स ऑफ पी सॉलिड हो रहा है, मतलब इस कंडीशन में व्हेन द मटेरियल इज सेम फॉर बोथ द कॉलम, लेंथ भी सेम है, एरिया भी सेम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है और बोथ एंड फिक्स्ड है, तो इस केस में हॉलो शाफ्ट इज मोर स्ट्रॉन्गर इन बकलिंग देन सॉलिड कॉलम। सो हॉलो कॉलम इज मोर स्ट्रॉन्गर देन सॉलिड कॉलम इन केस ऑफ बकलिंग, जो कि आपके लिए एक की फाइंडिंग्स है जो आपको याद रखना है। जैसे कि हम टॉर्जन ऑफ शाफ्ट में भी हमने पढ़ा था कि हॉलो शाफ्ट इज मोर स्ट्रॉन्गर देन सॉलिड शाफ्ट फॉर टॉर्जन। तो यहां पे भी कॉलम में भी आपको इस कंडीशन से के लिए क्या आ रहा है कि हॉलो की जो स्ट्रेंथ होगी वो ज्यादा होगी, जो कि अगर आप लेमैन कॉन्सेप्ट से देखो तो आपको ये लगेगा कि हॉलो इज मोर, हाउ कैन हॉलो कॉलम बी मोर स्ट्रॉन्गर, क्योंकि सॉलिड में ज्यादा मटेरियल होता है तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, बट यहां पे ऐसा नहीं है, हॉलो इज मोर स्ट्रॉन्गर। सो ये न्यूमेरिकल तो आपके एसएससी जेई में पूछा हुआ है, एसएससी जेई में, और अच्छा न्यूमेरिकल था, मतलब आपको थोड़ा सा मैथमेटिकल ट्रीटमेंट इसमें करना पड़ा, बट इसकी जो एक फाइंडिंग है ये भी इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखना है। सो आई होप ये वाला न्यूमेरिकल आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। ओके, सो डियर स्टूडेंट, अब एक और क्वेश्चन है जो हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन करना चाहेंगे। ये एसएससी जेई में अगेन पूछा हुआ है और उसी क्वेश्चन को हम लेते हैं। एसएससी जेई में पूछा हुआ है, ये कह रहा है डिटरमाइन यूलर्स क्रिपलिंग लोड फॉर अ स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ एन आई सेक्शन 8 मीटर लॉन्ग दैट इज यूज्ड एज अ स्ट्रट विद बोथ एंड फिक्स्ड, और नीचे कुछ वैल्यू दी हुई है। कह रहा है टेक E इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इज 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड द सेक्शन IXX is equal to 23426.7 cm4 and IYY is 1388.0 cm4। इस क्वेश्चन को करते हैं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है बट एसएससी जेईई में आया हुआ है। इसमें अगर आप देखोगे तो गिवन डेटा, ये जो क्वेश्चन कह रहा है ये गिवन डेटा क्या है, इसमें कह रहा है कि यूलर क्रिपलिंग लोड निकालना है एक आई सेक्शन के लिए जिसकी लेंथ क्या है 8 मीटर लॉन्ग है और यूज्ड एज अ स्ट्रट विद बोथ हैंड फिक्स्ड। कह रहा बोथ हैंड फिक्स्ड है, बोथ हैंड फिक्स्ड है और आपको निकालना क्या है, पी क्रिपलिंग लोड निकालना, पी क्रिपलिंग निकालना है और दिया हुआ है ई यंग स्मॉलेस्ट 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर दिया हुआ है एंड इस आई सेक्शन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया XX के अबाउट दिया हुआ वो 23426.7 cm4
एंड IYY ये क्या दे दिया, 1388.0 सेंटीमीटर 4। तो डियर स्टूडेंट बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बट हाँ एक छोटा सा एक कंसिडरेशन है जो इंपॉर्टेंट है कि देखो इस जो आई सेक्शन का कॉलम है या स्ट्रट है उसके दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे गिवन है, IXX और IYY। अगर आई सेक्शन के डायमेंशंस को दे देता और फिर बोलता क्रिपलिंग लोड निकालो तो थोड़ा लंबा हो जाता, क्योंकि फिर आपको उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंट्रॉइडल एक्सिस XX के अबाउट निकालना होता, उसके क्रॉस सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंट्रॉइडल एक्सिस YY के अबाउट निकालना होता, लाइक दिस, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी रेडीमेड दिया हुआ है। तो अगर ये निकालना होता तो फिर आपको पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाया हुआ, वो वीडियो आप रेफर कर सकते हो, वहां पे कैसे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं वैसे निकालना होगा। बट यहां पे तो दिया हुआ है, लेकिन देने के बाद आपको यहां पे ये देखना है कि आपका जो बकलिंग फॉर्मूला या क्रिपलिंग फॉर्मूला है यूलर का, उसमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो मिनिमम वाला लेते हैं, मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और क्यों लेते हैं ये ऑलरेडी मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि हमेशा कॉलम अपने मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के डायरेक्शन में पहले बकल होगा, तो इसीलिए जो यूलर का फॉर्मूला उसमें मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है। तो यहां में इन दोनों में से जो मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मिनिमम, और जिसको आप कह सकते हो लिस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लिस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये क्या हो जाएगा, लिस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको हम अब यहां पे आई बोलेंगे, ये इन दोनों में से कम वैल्यू क्या है IYY की, तो ये वाला ले लेंगे 1388 सेंटीमीटर 4। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू हैव टू कंसीडर इस प्रॉब्लम में। नाउ चूंकि P क्रिपलिंग पूछ रहा है और बोथ हैंड फिक्स्ड है, तो फॉर्मूला यू ऑलरेडी नो 4π² EI बाय L², यही होता है बोथ हैंड फिक्स्ड में। अब आप पुट कर दो 4π² E दिया हुआ डियर स्टूडेंट 2 × 10⁻⁵ और E दे दिया I, चूंकि आपने mm² में लिया है तो I को भी आपको क्या करना होगा, mm4 में लेना होगा। तो I को आप क्या लोगे, I को लोगे आप 1388, और चूंकि इस सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर 10 mm होता है, तो 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 4 क्या हो जाएगा 10⁴, ये mm4 हो जाएगा, राइट। तो mm4 ले लिया आपने I, और लेंथ को भी फिर mm में लेना होगा, 8 मीटर मतलब 8000 mm, और इस पूरे को सॉल्व करोगे तो जितना भी आएगा वो उतना न्यूटन हो जाएगा। सो वॉट एवर P जो आपको मिलेगा, आप एक बार सॉल्व कर लेना, जो भी आएगा दैट मच न्यूटन विल बी योर आंसर। सो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बट द ओनली थिंग इज कि ये दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसमें से लीस्ट वाला लेना है, यही इसमें एक स्पेशल पॉइंट था जो आपको एज ए स्टूडेंट याद रखना है। बाकी ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। तो लगभग अगर आप देखोगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस का जो लेवल होगा वो ऑलमोस्ट फॉर्मूला बेस्ड होगा, या थोड़ी बहुत उसमें मैथमेटिकली आपको ऑपरेट करना होगा, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करना होगा, राइट। सो विल डू वन लास्ट न्यूमेरिकल, और इसके बाद आज का जो हमारा वीडियो होगा ये बेसिकली हम रैप करेंगे। सो ओके, नेक्स्ट। ओके, सो डियर स्टूडेंट एक क्वेश्चन है, इसको हम लास्टली करते हैं। ये कह रहा है 1.5 मीटर लॉन्ग cast iron column has a circular section of 5 centimeter diameter, and both end of the column is fixed in the direction and position, and one end of the column is fixed in the direction and the position, and the other is free. Taking factor of safety as 3, calculate the safe load using Rankine-Jordan formula. Take yield stress is 560 meganewton per mm square, and small a is 1/1600 for pinned end, and second is Euler's formula. Young's modulus for cast iron is 120 giganewton per meter square, राइट। सो डियर स्टूडेंट यहां पे अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो यहां पे ओके, सो डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन है 1.5 मीटर लॉन्ग कास्ट आयरन कॉलम हैज अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ 5 सेंटीमीटर डायमीटर, वन एंड ऑफ द कॉलम इज फिक्स्ड
in the direction and position and the other is free. Taking factor of safety as 3, calculate the safe load using फर्स्ट में कह रहा है रैंकाइन जॉर्डन फॉर्मूला और उसके लिए कह रहा है टेक यील्ड स्ट्रेस इज 560 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड ए इज इक्वल टू 1/1600 फॉर पिंडेंट्स एंड सेकंड कह रहा है यूलर फॉर्मूला से फाइंड करना है यूलर फॉर्मूला एंड फॉर दैट यंग्स मॉडुलस फॉर कास्ट आयरन इज 120 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बहुत आसान सा क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। ये दोनों ही कंडीशन में रैंकाइन से भी कह रहा है कि क्रिपलिंग लोड या बकलिंग लोड फाइंड करो और यूलर से भी फाइंड करने के लिए बोल रहा है और साथ में ये भी कह रहा है कि आपको सेफ लोड निकालना है क्योंकि इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे दिया है। तो देखो इस क्वेश्चन का जो अगर आप सॉल्यूशन करते हो तो इसमें जो गिवन डेटा है कि कास्ट आयरन का एक कॉलम है 1.5 मीटर लॉन्ग, तो L क्या है 1.5 मीटर लॉन्ग CI कास्ट आयरन कॉलम है। सर्कुलर सेक्शन 5 सेंटीमीटर डायमीटर, D क्या है 5 सेंटीमीटर डायमीटर और वन एंड फिक्स्ड एंड अदर फ्री वाली कंडीशन है, ये एंड कंडीशन है, ये दे दिया है। कह रहा है कि टेकिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी मींस FOS कितना दे दिया है 3, जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग वगैरह में मोस्टली 3 या 4 लेते हैं, राइट। सो फर्स्ट कह रहा है आपको कि क्या फाइंड करना है, फाइंड द सेफ लोड मतलब P सेफ निकालना है बाय रैंकाइन फॉर्मूला, रैंकाइन जॉर्डन फॉर्मूला इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड रैंकाइन जॉर्डन फॉर्मूला। सो रैंकाइन जॉर्डन फॉर्मूला और इसके लिए ये कह रहा है कि यील्ड स्ट्रेस का मतलब है क्रशिंग स्ट्रेस यहां पे हो जाएगा। सिग्मा C क्या दे दिया है 560 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। और इसका रैंकाइन कांस्टेंट 1/1600 दे दिया और सेकंड कंडीशन में कह रहा है P सेफ निकालना है बाय यूलर्स फॉर्मूला, राइट। और इसके लिए यंग्स मॉडुलस E दे दिया है कास्ट आयरन का 120 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो देखो ये बहुत आसान है डियर स्टूडेंट। सबसे पहले सेफ लोड कह रहा है, तो सेफ लोड हमेशा P सेफ हमेशा क्या होता है P सेफ हमेशा क्या होगा P अल्टीमेट बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, राइट। तो P सेफ क्या होगा P रैंकाइन, अगर रैंकाइन से जो अल्टीमेट लोड निकलता है, जो क्रिपलिंग लोड निकलता है यील्ड P रैंकाइन जो बेसिकली थ्रेशोल्ड वैल्यू आती है अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। रैंकाइन के लिए आपको फॉर्मूला ऑलरेडी पता है कितना होता है सिग्मा C इंटू A अपॉन 1 प्लस A इंटू लेमडा का होल स्क्वायर, यही होता है अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यहां पे 3 हो जाएगा। सिग्मा C दिया हुआ डियर स्टूडेंट 560, सो 560 मेगा न्यूटन है तो 10 टू द पावर 6 हो जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा π/4 d स्क्वायर। अब डाया 5 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में लेना है तो ये हो जाएगा 0.05 मीटर में 100 से डिवाइड करेंगे π/4 d स्क्वायर, ये एरिया हो गया। 1 प्लस A इज रैंकाइन कांस्टेंट जो कि दिया हुआ 1/1600, 1 प्लस ओके, सो 1 प्लस A हमने ले लिया रैंकाइन कांस्टेंट। लेमडा, व्हाट इज लेमडा? लेमडा इज सिलेंडरनेस रेशियो विच इज इफेक्टिव लेंथ बाय लीस्ट रेडियस ऑफ जनरेशन। सो इसके लिए आपको लेमडा निकालनी पड़ेगी। लेमडा को कैसे निकालेंगे? लेमडा होता है कि जो हमारा लेमडा होता है वो होता है इफेक्टिव लेंथ कैपिटल L बाय लीस्ट रेडियस ऑफ जनरेशन K। तो इफेक्टिव लेंथ यहाँ पे क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, चूंकि वन एंड फिक्स्ड एंड अदर इज फ्री है, तो इस केस में जो हमारा जो इफेक्टिव लेंथ होता है वो 2 इंटू एक्चुअल लेंथ होता है। 2 इंटू एक्चुअल लेंथ क्या है 1.5 मीटर, तो 2 इंटू 1.5 हो जाएगा। और K हमेशा क्या होता है
रूट अंडर, क्योंकि आई हमेशा ए के स्क्वायर होता है, आई के क्या होता है ए के स्क्वायर, तो यहां से रेडियस ऑफ जनरेशन के क्या होता है रूट अंडर आई बाई ए। सो ऑलवेज रिमेंबर जो रेडियस ऑफ जनरेशन होता है वो आई बाई ए होता है, और आई क्या हो जाएगा, क्योंकि राउंड बार है तो पाई बाई 64 इंटू D4, D4 मतलब 0.05 का होल 4, ये बेसिकली आई हो जाएगा, आई बाई ए क्या हो जाएगा पाई बाय 4 डी स्क्वायर, पाई बाय 4 0.05 का होल स्क्वायर, ये आर हो जाएगा। सो ये जो भी आएगा इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये और इसका स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन फिर 3 भी है, टोटल अपॉन क्या है, ये है टोटल अपॉन 3। सो इससे जो भी वैल्यू आएगी वो सेफ लोड रैंकाइन से आ जाएगी, राइट। सो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी याद रखना है कि जब भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है तो आपको सेफ लोड निकालना है, तो हमेशा मैक्सिमम लोड जो रैंकाइन या यूलर से आएगा उससे डिवाइड करना है। यहाँ पे सेकंड कंडीशन में आपको पी सेफ निकालना है, तो ये भी एज इट इज, लेकिन फॉर्मूला यूलर वाला यूज होगा। ये क्या हो जाएगा पी यूलर बाई FOS, ये क्या होगा पाई स्क्वायर EI बाई L स्क्वायर बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3। यहां पे भी सेम हो जाएगा। अब यहां पे पी यूलर चूंकि वन एंड फिक्स्ड एंड अदर इज फ्री है, तो पाई स्क्वायर EI बाई 4L स्क्वायर हो जाएगा डियर स्टूडेंट, राइट। सो पाई स्क्वायर ई दिया हुआ 120 गीगा है, गीगा मतलब 10 टू द पावर 9, आई तो एज इट इज क्या हो जाएगा पाई बाई 64 0.05 का होल 4, तो ये आई हो जाएगा अपॉन 4L। L यहाँ पे एक्चुअल लेंथ हमने ऑलरेडी फॉर्मूला में लिया है, तो 1.5 ही लेना पड़ेगा। यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ था कहाँ पे रैंकाइन में, लेकिन यहाँ पे ये एक्चुअल लेंथ के फॉर्म में हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो ये 1.5 का होल स्क्वायर है अपॉन 3 है। इसको जो भी सॉल्व करोगे जितना आएगा उतना न्यूटन आंसर हो जाएगा, इसमें भी जो भी सॉल्व करोगे वो न्यूटन आंसर हो जाएगा। सो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, रैंकाइन से आपको निकालना था और यूलर से निकालना था। तो आई होप कि आज का जो हमारा वीडियो है इससे आपको यूलर के सारे डेरिवेशन, रैंकाइन फॉर्मूला और इस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स जो SSC JEE में स्पेशली प्रीवियस ईयर में आए हैं वो क्लियरली अंडरस्टैंड हो गया होगा स्टूडेंट। अगर स्टिल कोई कंफ्यूजन है, कुछ अगर आपके डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट डाल सकते हो, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, जिससे कि लेटेस्ट आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिलती रहे। और आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो अगर टेक्निकल या नॉन टेक्निकल टॉपिक पे चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के थ्रू आप अपने थॉट्स दे सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।